साथियों नमस्कार, मैं कैलाश चंद्र आगरा से और आज मैं हूँ डॉक्टर वीके सचान जी के फार्म हाउस पे झांसी में। साथियों कल मेरी वार्तालाप डॉक्टर साहब से हुआ यूट्यूब पे। सर की मैं वीडियो देख रहा था, प्राकृतिक खेती आज हमारे किसानों की क्यों आवश्यकता पड़ रही है, क्यों इस पे हम लोग आए, कैसे शिफ्ट करें। इस बात के लिए मैं पिछले 2 साल से तमाम यूट्यूब पे तमाम चैनलों के माध्यम से मैंने काफ़ी रिसर्च किया और उस रिसर्च के बाद में फाइनली मैं कल सर से मेरी बात हुई और मैं नो डाउट मैं भाग्यशाली हूँ, लकी हूँ कि मैं सर के समय मुझे आज मिल गया और मैं आगरा से और झांसी सर के साथ अभी बैठा हुआ हूँ। तो मेरे मन में जो विचार थे वो लोगों के विचारों के साथ सम्मिलित करते हुए मेरे कुछ डाउट्स और वो रहे हैं, तो मैं काफ़ी क्लियर हूँ यहाँ आने के बाद। और सर का मैंने जीवामृत पे जो काम करना है मुझे उसको मैंने समझ लिया है और मैं सर से कुछ बातें करूँगा और आप लोगों के सामने ये बातें रखने का मुझे मौका ये मिल रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जो प्राकृतिक खेती के नाम पर जो भ्रम फैला हुआ है, हमारे भारतीय किसान जो है इतना तकलीफ़ में है, उस तकलीफ़ को दूर करना चाहते हैं डॉक्टर साहब। तो हम जन जन तक, हर किसान तक इस बात को रखने के लिए एक अपना पक्ष रखें और निष्पक्षीय भाषा में हम बात करें तो जो छोटा किसान है जो तमाम तकलीफ़ों से जूझ रहा है उससे संबंधित सर से मैं डिस्कस करूंगा कि हम हर छोटे किसान से लेकर, वो बड़ा किसान है वो तो पैसे के बल पर तमाम अपने राजभोग को भोग रहा है, लेकिन छोटा जो किसान है वो तकलीफ से बाहर कैसे आए। हमारा जो ऑब्जेक्ट है और मैं उसी पर काम करता हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया में जो सक्सेस स्टोरी आती है कि उन्होंने पाली हाउस लगा करके और करोड़पति बन गए, उन्होंने टमाटर का ऐसे खेती करके वो लखपति बन गए, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये कुछ चंद बड़े किसानों की बातें हो सकती हैं। तो हमारा जो टारगेट है वो देश का 14 करोड़ किसान है, जिसमें 12 करोड़ गरीब किसान है जो लघु सीमांत श्रेणी में। बड़े लोग जो साधन संपन्न हैं, जिनके बच्चे नौकरी करने लगे हैं, जिनके पास 20-20, 25-25, 50-50 एकड़ ज़मीन है, ट्रैक्टर है, जेसीबी है, ट्यूबवेल है, साधन संपन्न है वो हम उनको किसान नहीं है, व्यवसाय है उनका, ठीक है ना, उनका तो बिजनेस है। वो तो 2-4 लाख रुपए ट्रैक्टर से भी कमा लेते हैं, ट्यूबवेल का पानी बेच करके भी कमा लेते हैं, ठीक है ना। उनका एक बच्चा नौकरी करता है तो वो भी अपना 8-10 लाख रुपए साल में ले ही आता है। समस्या छोटे किसान की है जिनके बच्चे अभी गांव में हैं, घर में हैं, पढ़ लिख कर के बाहर नहीं निकले हैं और छोटी सी जोत है, 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, 1 एकड़ है। तो ये जो आप बता रहे हो, मैं भी चाहता हूँ कि किसान जो आम किसान है वो खुशहाली की ओर आए, लेकिन वो खुशहाली की ओर जब उसको कैसे लाया जाए तो उसको भी आने की कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, खेती में कहीं घाटा नहीं, प्रकृति की व्यवस्था में कहीं लाभ की कोई बात नहीं। अगर मैं प्रकृति की व्यवस्था को कंसीडर करके खेती करता हूँ तो कोई परेशानी हमारे जीवन में आती नहीं है। लेकिन इधर क्या हुआ है कि जब से बैल आधारित खेती बंद हुई और मैकेनाइज्ड फार्मिंग आई, तो आप देखना देश में 16% लोगों के पास ट्रैक्टर है और 84% किसान वो 16% किसानों के ट्रैक्टरों से किराए की खेती करा रहा है। तो एक तो उसका टिलेज में, कल्टीवेशन में, जुताई में, बुआई में, मड़ाई में बहुत सारा पैसा तो ट्रैक्टर वाले को देता है। ओवर खर्चा। फिर उसके बाद उसकी चूँकि सॉइल वीक हो गई है, बैल आधारित कृषि नहीं है, गाय नहीं है, भैंस नहीं है, गोबर नहीं है, तो उसकी सॉइल में कमजोरी आई, यानी जीवांश कार्बन कम हुआ, तो उसको जो भी बोएगा उसको फर्टिलाइज़र भी देने, तो फिर कुछ पैसा फर्टिलाइज़र में गया। फिर ऐसे किसान जिसकी बायोडाइवर्सिटी वीक हो गई, यानी खेत के ऊपर जंगल नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, ज़मीन में जीवांश नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि बीमारी आएगी। बीमारी आएगी तो फंजीसाइड डालेगा तो फिर उसके कुछ पैसे गए। उसके बाद हो ना हो उसको इंसेक्ट लग गया तो फिर इंसेक्टिसाइड भी चाहिए। और बीडीसाइड खरपतवार का तो ऐसा प्रचलन है कि जिन गरीब किसानों ने गाय भैंस पालना बंद कर दिया, अब उनके खेत में अगर खरपतवार आएगा तो वो बीडीसाइड डालेंगे, यहाँ भी पैसा गया, बहुत बड़ा संकट, ठीक है ना।
तो एक गरीब किसान 2 एकड़ 4 एकड़ का किसान जब ट्रैक्टर वाले को पैसा देगा, किराए के ट्यूबवेल से पानी लगवाने का पैसा देगा, फर्टिलाइजर का पैसा देगा, पेस्टिसाइड का पैसा देगा, उसको क्या बचेगा? हर काम पैसे से, ठीक है ना। इसीलिए देश में आज हजारों किसान प्रतिवर्ष सुसाइड करते हैं। तो मेरी तो बात चूँकि कुछ कटु भी लग सकती है लोगों को, तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, जैसे आज देश की नीतियाँ कह रही गौ आधारित प्राकृतिक खेती, लेकिन ये जो गौ आधारित प्राकृतिक खेती लोग बात करते हैं, गौ आधारित प्राकृतिक खेती, तो इसमें गौमूत्र और गोबर पर डिपेंड कर रहे हैं लोगों को। गौमूत्र ले आओ, गोबर ले आओ। तो मैं कहता हूँ कि गाय जब भी यहाँ पाली जाती थी तो गाय पाली जाती थी बछड़े के लिए। एक गाय 2 साल में 2 बछड़ा पैदा कर देती थी, और 2 बैल का मतलब है एक मिनी ट्रैक्टर। तो हर किसान के पास ट्रैक्टर होता था, और ये ट्रैक्टर कैसा था, उसको डीजल नहीं चाहिए। आपके खेत में फसलों का वो अवशेष चाहिए जो आपके मतलब का नहीं है। अनाज आप खा लीजिए, मंडी में चाहिए, लेकिन भूसा जो है वो बैल खा लेगा, और भूसा उसका डीजल है और धुआं नहीं छोड़ेगा। वो जो गोबर करेगा वो आपके खेत की फर्टिलाइजर। खेती का एक साइकिल था, तो आपको यूरिया डीएपी की जरूरत नहीं थी। खेत में जब कार्बन था तो सॉइल में सॉइल बोर्ड बीमारियाँ, मृदाजनित बीमारियाँ नहीं लगती थी, तो फंगिसाइड की ज़रूरत नहीं है। जब खेत की मेड़ें थी तो वर्षा का पानी रुकता था, तो सिंचाई की ज़रूरत नहीं थी। मेड़ों पर पेड़ थे तो चिड़ियाँ बैठती थी, तो कोई इंसेक्ट नहीं लगता था, तो इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत नहीं थी। तो छोटे किसान के लिए मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि तो जीवामृत तो एक बात हो गई कि पेस्टिसाइड डाला है, तो पेस्टिसाइड डालने पर जो जीवाणु मर गए वो जीवाणु फिर से एक बार पुनर्स्थापित हो जाए हमारी ज़मीन में, तो जो बायोमास है उसको सड़ा करके ह्यूमस बनाए। एक चीज़। दूसरा चीज़, वो वर्षा का पानी खेत में रोके। अभी क्या वर्षा का पानी कोई नहीं रोकना चाहता, कोई नहीं रोकना चाहता। सब अभी जून के महीने में खूब मतलब आदमी ऊपर झांकेगा कि हे ईश्वर कब बरसेगा, अब की बरस जा, मेरे ऊपर कर्जा है। और जब ईश्वर बरस जाएगा तो पानी बह जाएगा, देखता रहेगा। ठीक है ना। तो प्रकृति की व्यवस्था को देखिए, भगवान की माया है, भगवान की व्यवस्था है। भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था को इंसान को कंसीडर करना पड़ेगा, अगर उसको सुखी रहना है। तो भगवान की व्यवस्था को जो कंसीडर करेगा तो उसका भला होगा, और जो भगवान की व्यवस्था को लूटेगा, बर्बाद करेगा, नहीं मानेगा, तो भगवान भी फिर उसकी नहीं मानेगा। आज हालात है क्या, जो कहते हैं जलवायु परिवर्तन हो गया। जलवायु कुछ परिवर्तन नहीं होगा। आपने जलवायु का मतलब होता है जल और जंगल। जंगल आपने काटे, तालाब आपने पाटे, तो जब आपने जल खत्म कर दिया धरती के ऊपर का, जंगल काट लिए धरती के ऊपर के, और फिर आप ये वैज्ञानिक और नीतियाँ रो रही हैं, अरे जलवायु परिवर्तन के खतरे हैं। रोते रहो, जलवायु परिवर्तन का खतरा तो है, लेकिन रोकेगा कौन? तो मैं तो कई बार कहता हूँ, हमारे नीति निर्माता भी जो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो, ये जो डेवलपमेंट का मॉडल खड़ा कर रहे हैं ना, बेवकूफ़ी भरा, मेट्रो रेल, हाईवे, फलाना ढिमाका। मैं कहता हूँ एक बार हमारी नीतियों को इधर भी सोचना पड़ेगा। वही देश खुशहाल हो सकता है, वही देश संपन्न हो सकता है, वही देश आत्मनिर्भर हो सकता है जिस देश के प्राकृतिक संसाधन वैभवशाली है, जिस देश की बायोडाइवर्सिटी वैभवशाली है, वही देश संपन्नता की ओर आगे जा सकता है। और जिस देश के प्राकृतिक संसाधन बर्बाद हो रहे हो, बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो रही हो, वो देश कितनी भी तरक्की खुशहाली की बात कर ले, उनके पाँव के नीचे से ज़मीन की शक्ति चली जाए। यही मेरा उद्देश्य है, इसीलिए मैं लगा हूँ कि छोटा किसान सीखे, और हालांकि सीख रहे हैं लोग। सर बहुत अब आप आगरा से आए तो सर 2-2.5 साल की मेरी जो रिसर्च थी वो यहाँ के, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आगे कुछ लोगों को शुरुआत कराऊंगा। और मेरा क्षेत्र बहुत बैकवर्ड है, मैं इस क्षेत्र बैकवर्ड इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि प्राकृतिक खेती के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है पूरे हिंदुस्तान की। मैंने अलग अलग क्षेत्रों की वीडियोज़ देखे हैं, लेकिन हमारे ज़िला मथुरा में कुछ पॉली हाउस तो डेवलप हुए लेकिन बंद भी हुए। और छोटा किसान जो ट्रैक्टरबाजी पे बहुत कुछ है, लेकिन छोटा किसान अभी समृद्धि की एक ही रास्ता मुझे किरणें दिखाई दे रही है कि हमारा छोटा किसान अगर इस बात को समझ जाए
कि हम प्राकृतिक खेती पे मेहनत जो है उस मेहनत को अगर कर जाएंगे तो हम जल्दी ही कर्ज मुक्त ज़िंदगी को जीने के लिए अपना जीवन यापन कर सकते हैं। देखो, खेती एक अटहर है, खेती एक अटहर है, ठीक है ना। खेती में श्रम, और मैं अक्सर कहता हूँ खेती में निवेश कोई अगर है तो वो दिमाग का निवेश है। अब देखो, आज की तारीख में देश का किसान खेती के नाम पर क्या करता है। कुछ इलाके में आलू और गन्ने की खेती है, कहीं पर गेहूं और धान की खेती का प्रचलन है, कहीं पर जो है सरसों की खेती का और ज्वार की खेती का प्रचलन है। यानी देखिए, खेती जब शब्द आता है तो खेती में 4 चीज़ें, फसलें हैं, वानगी वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष हैं, सब्जियां हैं, पशु हैं। अगर खेती से हमने पेड़ हटा दिए, पशु हटा दिए, तो फिर खेती नहीं है। पशु मेरी इमरजेंसी है, वृक्ष मेरी इमरजेंसी में हेल्प करते। एक महुए का पेड़, अगर दुनिया में देश में अकाल पड़ जाए और अगर एक इंसान के पास एक व्यक्ति पर एक महुए का पेड़ हो तो देश कभी भूखों नहीं मरेगा। एक महुए में इतनी सामर्थ्य, 70-80 किलो महुआ मिलता है एक पेड़ से, और 100 ग्राम महुआ की खुराक है एक आदमी की। बस 200 ग्राम महुआ खा करके दिन भर प्रसन्न रह सकता है। लेकिन आज की तारीख में मेरे पास अल्टरनेटिव नहीं है। अल्टरनेटिव कुछ भी नहीं है, केवल वही धान था, वही मटर था, वही सरसों थी, और कतिपय कारणों से अगर खराब हो गई तो फंस गए काम से। अब क्या आपके पास? इसलिए साइड बिजनेस कुछ होने चाहिए। खेत की मेड़ पर पेड़ हों, कुछ पशु हों, इमरजेंसी वो आपको जिंदा रख सकते हैं। और कोई आपका प्रश्न? नहीं सर, अब मेरा कोई प्रश्न नहीं है। बाबा की हमारी बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा के लिए।